ठीक है। बट विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ्य विधि तीनों ही उन लोगों के सिलेबस में भी हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, यानी कि आप, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अंतर x और y का अंतर कितना है? 26 है। 26 कैसा है? 26 है तुम्हारा धनात्मक, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव संख्याओं को बराबर देखकर चलेंगे। तो यार देखो, सबसे पहला स्टेप गुणांकों को बराबर करना ऑलरेडी हुआ है, तो अपना काम आसान हो गया, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो समरी सीरीज में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और तुम्हारे पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर भी तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है, जहां पर हमारा जो ये समरी सीरीज वाला सेशन चल रहा था उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जहां पर हमने सीखा था किसके बारे में? हमने सीखा था कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इनका आलेख कैसे बनता है, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारे पास जो चार विधि हैं उनमें से दो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी? हमारा ग्राफ्य विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आज की क्लास में जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है समरी सीरीज के इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? आपकी दो अन्य विधि जो कि है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दोनों ही विधि, सॉरी, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे प्रतिस्थापन से भी, हल्का सा रिकैप ले लेंगे कि भैया कैसे सॉल्व करते थे, ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे कि भैया प्रतिस्थापन विधि भी क्या है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं तो कि इसी एक वीडियो में तीनों विधि हो जाएंगी, तो तुम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, तो मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा मेन मुद्दे पर चलूंगा। हम दोनों विधियों की प्रैक्टिस जो कि हमें आज की क्लास में पढ़नी है, ठीक है, उन दोनों ही विधियों की प्रैक्टिस, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो दोनों विधि हमारे पास हैं, इन दोनों ही विधियों की प्रैक्टिस मैं डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन से करवाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों ही विधियों को क्वेश्चन की मदद से समझेंगे, चाहे वो विलोपन विधि हो और चाहे वो वज्र गुणन विधि हो। दोनों ही विधि बहुत इजी हैं और दोनों ही विधि बढ़िया हैं, ठीक है। वज्र गुणन विधि अभी रिसेंट में भैया देखो सीबीएसई ने तो अपने सिलेबस से हटा दी है, ठीक है। बट विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ्य विधि तीनों ही उन लोगों के सिलेबस में भी हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना कि भैया अगर वज्र गुणन विधि तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम उसे पढ़ सकते हो, ये लास्ट में होगी क्लास के, ठीक है। और अगर सिलेबस में नहीं है तो भैया तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि क्लास थोड़ी स्लो चल रही है, वो बच्चे क्लास को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x पे तो मत देखना, कुछ समझ नहीं आएगा, 1.25 या 1.5 के स्पीड पे देख सकते हो तुम। तो अब सारी जानकारी मैंने दे दी है। ज्यादातर जो समरी सीरीज के लेक्चर हो रहे हैं वो कितने आपके दो दो पार्ट्स में हो रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं और कुछ टॉपिक कवर करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम मेजॉरिटी में क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। जो बड़े चैप्टर होते हैं उनमें दोनों पार्ट में कुछ टॉपिक पहले में कुछ दूसरे में। तो बेस मुद्दा यह है कि समरी सीरीज में हर एक चैप्टर को 2 लेक्चर में मैं खत्म कर रहा हूं। अभी तक 2 चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद, ठीक है। उन दोनों के 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आज खत्म हो जाएगा, ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट एक हफ्ता पहले आ चुका है, ठीक है। तो तुम लोग वो भी देख लेना, ठीक है। वहां पर हमने ग्राफ्य विधि के और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करी है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और डायरेक्टली हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक बार रिकैप ले लेते हैं कि जब आपकी समीकरणें क्या हो, आपके पास दो समान चरों में, आपके पास दो समान चरों में दो समीकरणें दी हो, दो रैखिक समीकरणें दी हो। जब आपके पास दो समान चरों में दो रैखिक समीकरणें दी हो तो उन्हें हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। या फिर जब आपके पास समीकरण युग्म, जब आपके पास समीकरणें इस रूप में दी हो, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो तुम यहां पर देख सकते हो कि जो तुम्हारी दोनों ही समीकरणें हैं उनमें चर जो है वो समान है, x और y। दोनों ही समीकरणों में चर क्या है? समान है, x और y। तो इन समीकरणों को हम बोलते हैं समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब होता है जहां पर दो चीजें एक जैसी आ जाए, जैसे कि जूतों का जोड़ा।
आंखों का जोड़ा, हाथों का जोड़ा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके युग्म, ठीक है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 28y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही समीकरणों में जो चर हैं वो x और y हैं, तो इसीलिए क्या है, ये आपका चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने जान लिया था। इसे हल करने की ऑलरेडी हम ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है, जहां पर हमें पता चला था कि भैया अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो समीकरण युग्म का क्या कितना अद्वितीय हल होता है। यानी कि रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है। हल्का सा रिकैप भी दे रहा हूं, ठीक। दूसरा, अगर आपका a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है, तो इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। यानी कि आपका समीकरण युग्म की जो आलेख होंगे, यानी कि दो सरल रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, यानी कि समांतर होंगी। और लास्ट में आपका अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के, तो इस केस में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसे हम अनंत बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पर कैसे आपके जो आलेख बनेगा वो होगा संपाती रेखाओं का। आलेख कैसा होगा, संपाती रेखाओं का, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, आपका इस केस में और इस केस में क्योंकि हमें हल प्राप्त होते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती के केस में हल प्राप्त होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। जिसमें आपका जो ये संपाती वाले होते हैं, जहां पर हमें अनंत हल मिलते हैं, इसे हम आश्रित संगत समीकरण युग्म भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि आपका जहां पर समांतर रेखाओं का केस आता है, जहां पर हमें कोई हल नहीं मिलता, उसे हम असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करी थी और प्रतिस्थापन विधि से भी हमने एक आधा क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है विलोपन विधि, ठीक है। अब देखो सर प्रतिस्थापन विधि अच्छी है कि विलोपन विधि अच्छी है? बेटा जो तुम्हें समझ में आ जाए वो अच्छी है, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्या होता है, डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि दिए गए समीकरण युग्म को हल करो, या फिर एग्जाम में तुम्हें बोलेगा कि दी गई स्थिति से समीकरण युग्म बनाए तथा उसे हल करें। अब यहां पर उसने तुम्हें विधि नहीं बताई है, ठीक है, यहां पर उसने तुम्हें विधि नहीं बताई है। इस केस में तुम उस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, वज्रगुणन से करो या ग्राफीय विधि से करो, कोई मतलब नहीं पड़ता। टीचर को आंसर चाहिए, तुम्हें विधि इस्तेमाल करनी है जो तुम्हें आती हो, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि दी गई स्थिति से समीकरण युग्म बनाइए तथा उसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो अब तुम यहां पर क्या हो गए, अटक गए। यहां पर तुम्हें फंसा दिया गया कि उसने बोल दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तुम्हें आती है या तुम्हें नहीं आती, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि, सीधी बात, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक कर देता है कि भैया विधि उसने स्पेसिफिक कर दिया कि इसी विधि से हल करना है, तो बात और है। और अगर मान लो नहीं की है, फिर तो सीधी सी बात है, तुम लोगों की चांदी हो गई, चारों में से कोई भी विधि लगा देना। चलो, तो अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारी जो विलोपन विधि है, चार विधि जैसे कि मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। तो चार में से हमारी एक विधि है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन नाम से ही समझ सकते हो तुम, यहां पर क्या होंगी, चीजें विलुप्त होंगी। प्रतिस्थापन में क्या हो रहा था कि हमने स्टेप वन में क्या था, प्रतिस्थापन में था कि स्टेप वन, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं तुम्हें। स्टेप वन में था कि आप एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालते थे। स्टेप टू में उस जो चर का मान निकाला है उसे उठाकर दूसरी समीकरण में रख देते थे, जहां से आपके पास तीन सिचुएशन बनती थी। पहली, या तो आपके पास एक चर का मान निकल कर आ जाएगा, इस केस में आपके समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते थे। जो चर का मान निकल कर आया उसे दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर स्टेप थ्री में आपके दूसरे चर का मान आ जाता था और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता था, ठीक है। स्टेप टू में दूसरी सिचुएशन क्या बनती थी कि भैया जो है आपका चर
समीकरण में से गायब ही हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब समीकरण में चर ही नहीं बचा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो नई समीकरण बनी है वो सच है या झूठ है। 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 2 बराबर -3, ये सारी झूठी समीकरण है। यहां पर LHS बराबर RHS नहीं है, तो इस केस में आपका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि समीकरण युग्म समांतर होंगी, ठीक है। जबकि दूसरा केस, अगर आपका जो समीकरण बनी है वो सच्ची हो जाए, 2 बराबर 2, 0 बराबर 0, -a बराबर -a, और तुम्हारा 3 बराबर -3 बराबर -3, LHS अगर बराबर आ गया RHS के, यानी कि समीकरण सही है, समीकरण सच है, तो उस केस में आपके समीकरण युग्म के अनंत हल हो जाते हैं, यानी कि समीकरण युग्म संपाती रेखाओं का आलेख बनाएगी, ठीक है। तो अब देखो, वो थी बात प्रतिस्थापन विधि की। स्टेप नंबर 2 में विलोपन विधि में भी यही केस होता है, यही 3 सिचुएशन बनेंगी जो कि मैंने तुम्हें प्रतिस्थापन विधि के लिए बताई हैं। लेकिन इसका स्टेप नंबर 1 थोड़ा अलग हो जाता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। 3 स्टेप में मैं विलोपन विधि को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और मैं स्टेप में क्यों पढ़ाता हूं? स्टेप में पढ़ाना इसलिए इजी रहता है कि स्टेप में तुम्हें समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली रटवा दूंगा ना, तो तुम्हें उतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होगा, बट अगर मैं तुम्हें स्टेप बताऊंगा, तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे चीजों को समझते हैं, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर मैं यहां पर तुम्हें बोलता हूं, सबसे पहले हल शुरू करते हैं। हमें बोला है कि दो संख्याओं का अंतर हमारा 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी, भैया क्या, कौन, कैसे, कहां है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम बोल लेते हैं कि हमारी दो संख्या, क्योंकि हमें पहले समीकरण बनानी है, तो पहले हमें क्या चाहिए होंगे? समीकरण बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी चर। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी चर। तो चर कहां से आएंगे भाई? चर लाने के लिए आप सीधा सीधा बोलोगे कि भैया देखो, जो चीज 99% केसेस में जो चीजें तुम्हें ज्ञात करनी है, ठीक है, उसी को तुम चर मान लो। 99% केसेस में जो चीजें तुम्हें ज्ञात करनी है, उसी को तुम चर मानते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर हमें क्या करना है? हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम दोनों संख्याओं को चर मान लेंगे। तो माना दोनों संख्या x तथा y है। सर x और y क्यों लिया? क्या हम कुछ और नहीं ले सकते? मेरे लाल, तो यहां पर p u ले ले, x y ले ले, v w ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस चर होने चाहिए और तुझे पता होना चाहिए कि भैया चर आपने क्या लिए हैं, ठीक है। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में एक्स वाई ही लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो अब ऐसा बन गया कि स्टैंडर्ड टाइप हो गया है, ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही लेना है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि माना दोनों संख्या एक्स वाई है, जहां ये आप पहले ही बता दो कि x जो है वो बड़ा है y से। कारण क्यों है? कारण क्यों मैंने यू क्यों क्यों लिख दिया ये x बड़ा है y से? अरे भैया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या किसकी 3 गुनी है? तुम x बराबर 3y भी लिख सकते हो, तुम y बराबर भी 3x लिख सकते हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर तुमने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि x बड़ा है y से, तो तुम क्या लिखोगे कि जो x है वही y की 3 गुनी होगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में फिक्स कर दी ये चीज, ठीक है। अब देखो, प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से समीकरण बना लो। जो प्रश्न में लिखा हुआ है हिंदी में, उसे क्या करो, बस मैथ्स में लिख दो, तुम्हारी समीकरण तैयार हो जाएगी। प्रश्नानुसार सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या कौन सी है? एक्स और वाई। अंतर होता है माइनस, यानी कि घटा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अंतर x और y का अंतर कितना है? 26 है। 26 कैसा है? 26 है तुम्हारा धनात्मक, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव संख्या कब आती है? जब तुम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हो, तब धनात्मक संख्या आती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? इसीलिए हमने पहले ही फिक्स कर दिया था बड़ी कौन सी है। बड़ी संख्या है x। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो हमारी धनात्मक संख्या आ गई। तो x माइनस वाई बराबर बन गया 26। पहली समीकरण, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्या x और y है, दो संख्याओं का अंतर 26 आ गया। पहली समीकरण रेडी है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण,
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना आपकी बड़ी संख्या है x, ये क्या है, ये 3 गुनी है दूसरी संख्या की, यानी कि y की 3 गुनी है। ये लो भैया, ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना कितना आसान है। क्यों आसान है, क्यों आसान है इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना? अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हारा काम डायरेक्टली बहुत इजी हो गया। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल ही कर देता हूं, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी हाथों हाथ, देखो, और कंपैरिजन भी हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दोनों में से कोई एक समीकरण उठाकर एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालना पड़ता है। जिन्होंने प्रतिस्थापन नहीं समझी अभी तक, बेटा पिछला वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वहां से समझ लेना, मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा है प्रतिस्थापन विधि को। अभी देखो यहां पर अगर मैं प्रतिस्थापन विधि की बात करूं तो प्रतिस्थापन विधि बोलती है कि दोनों में से पहले स्टेप में दोनों में से किसी एक समीकरण को उठाओ और एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लो। यहां पर अगर तुम समीकरण 2 में देखोगे तो ऑलरेडी एक चर का मान दूसरे के रूप में मिल गया है, सिरदर्दी ही नहीं है। x बराबर 3y मिल गया है, एक चर का मान दूसरे के रूप में है पहले से ही, ठीक है। तो समीकरण 2 से तुम्हें पहले ही पता है, पहला स्टेप एक चर का मान दूसरे के रूप में, तो ये तो तुम्हें पहले से ही मिल गया, क्या, x बराबर 3y, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो तुमने मान निकाला है उसे मान को उठाकर दूसरी समीकरण में रख दो। दूसरी समीकरण यानी कि वो समीकरण जिसका इस्तेमाल तुमने स्टेप नंबर 1 में नहीं किया। स्टेप 1 में तुमने इस्तेमाल किया समीकरण 2 का, तो इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रखोगे, ठीक है। तो ये है स्टेप नंबर 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा भाई, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 26, x का मान है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया, 3y माइनस y हो गया 2y बराबर 26। इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 एकम 2, 13 दूनी 26, y का मान आ गया 13। तो देखो यहां पर तुम्हारा क्या हुआ, यहां पर तुम्हारा क्या हुआ, दूसरे स्टेप में एक चर का मान निकल कर आ गया, ठीक है। इसके अलावा दो सिचुएशन और बन सकती थी जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि या तो आपका ये चर जो है वो समीकरण से गायब ही हो जाएगा, समीकरण से ये चर गायब ही हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पास दो सिचुएशन बनेगी, या तो समीकरण सही होगी या समीकरण गलत होगी। समीकरण सही है तो अनंत हल होंगे और समीकरण गलत है तो कोई हल नहीं होगा। और अगर मान लो चर का मान निकल कर आ गया जैसे कि इस केस में, तो आपका एक अद्वितीय हल होगा। तो एक चर का मान तो ये आ गया, अब इस मान को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं y का मान, ये है स्टेप नंबर 3, y का मान समीकरण, बेटा ये जो स्टेप नंबर 3 है ये विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है, ठीक है। कि आपका सेकंड स्टेप में जो चर का मान आएगा उसे उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूं, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y। तो ये कितना हो गया, x बराबर y की जगह पर कितना रख दिया तुमने, 13 रख दिया, तो 13 तिया 39, x का मान आ गया 39। ये लो खत्म क्वेश्चन। x का मान 39 होगा, y का मान 13 होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से ये बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि इसका पहला स्टेप तो ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं करके दे दिया हमें, ठीक है। अब विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, विलोपन विधि की बात करते हैं। तो दोनों समीकरणों को मैं वापस से लिख लेता हूं, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26, ये है समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है हमारा x बराबर 3y। तो देखो विलोपन विधि के लिए केस क्या है, विलोपन विधि के लिए केस ये है कि आपके चर वाले पद एक तरफ होने चाहिए, आपके चर वाले पद एक तरफ होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3y को उठाकर इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है, अलग अलग मत समझ लेना।
ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही हैं, अलग अलग मत समझ लेना। समीकरण नंबर 2, बस इसमें क्या किया, मैं 3y को उठाकर इधर ले आया। तो अब देखो विलोपन विधि से जो सबसे पहला काम है तुम्हारा वो क्या होगा, वो होगा कि दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना। गुणांक बोले तो जो चर की गुणा में संख्याएं होती हैं उन्हें गुणांक बोला जाता है। जैसे कि यहां पर तुम्हारा x y की गुणा में -3 है तो y का गुणांक -3 हो गया। यहां पर y की गुणा में -1 है तो y का गुणांक -1 हो गया। यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है तो यहां पर x का गुणांक 1 हो गया। यहां पर भी x की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है तो यहां पर भी x का गुणांक 1 हो गया। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है, ठीक है। विलोपन विधि जो है वो सबसे ज्यादा आसान विधि होती है। तो अब अगर देखो मैं विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो पहला काम मेरा क्या होगा, पहला काम होगा कि आपका दोनों समीकरणों में से, ठीक है, समीकरणों में किसी एक चर या तो x या y, कोई भी एक चर, दोनों में से कोई भी एक चर का गुणांक बराबर करना है तुम्हें। सबसे पहले किसी भी एक चर का गुणांक जो है वो बराबर करना है पहले, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तुम्हारा देखो, अगर मैं दोनों समीकरण देखूं तो इसमें तो मेरा पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट करके दे दिया है। इसमें तो मेरा पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट करके दे दिया है। क्यों कंप्लीट करके दे दिया है, तुम अगर देखोगे तो यहां पर पहली समीकरण में भी x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, यानी कि दोनों ही समीकरणों में तुम्हारे x के गुणांक जो है वो बराबर है। तो पहला स्टेप तो इन्होंने खुद ही कंप्लीट कर दिया, मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गुणांक बराबर ना होते, गुणांक बराबर ना होते, ठीक है, और ये किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर सिर्फ x का ही गुणांक बराबर कर सकते हैं क्या, नहीं, y का भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में y के गुणांक बराबर नहीं है तो तुम इसमें y के गुणांक बराबर कर सकते हो। कैसे, देखो भाई, यहां पर है 3y, माइनस के 3y, वहां पर है माइनस के 1y, उसे माइनस के 3y कैसे बना सकते हैं, उसमें 3 से गुणा करके। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 26 गुणा 3 जो भी आएगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा y के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे, y के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। y के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे। जैसे ही y के गुणांक बराबर होंगे उन्हें हम विलुप्त कर देंगे फिर, ठीक है। लेकिन अभी जब हमें क्वेश्चन में पहले से ही x के गुणांक बराबर दे रखे हैं तो क्यों हम फालतू में मेहनत मशक्कत करें, ठीक है। हम डायरेक्टली अपने x के गुणांकों को बराबर देखकर चलेंगे। तो यार देखो, सबसे पहला स्टेप गुणांकों को बराबर करना ऑलरेडी हुआ है तो अपना काम आसान हो गया, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2, अब काम होगा कि जिन चरों के गुणांकों को तुमने बराबर किया है उन्हें विलुप्त किया जाए। और उन्हें विलुप्त कैसे किया जाएगा, या तो दोनों समीकरणों को जोड़कर या दोनों समीकरणों को घटाकर। अब कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो देखो, जिन चर के गुणांकों को तुमने बराबर किया है अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे बोले तो या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो उस केस में तुम क्या करोगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाओगे। मैंने क्या बोला कि अगर जिन चर के गुणांकों को तुमने बराबर किया है अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं तो तुम क्या करोगे, दोनों ही समीकरणों को आपस में घटाओगे। और अगर चिन्ह अलग अलग है, मान लो एक का चिन्ह जो है वो प्लस का है दूसरे का माइनस का है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, दोनों समीकरणों को उठाकर आपस में जोड़ दोगे तो तुम्हारे अपने आप जो समीकरण है वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर होगा क्या, सबसे पहले हमारा जो चर है x है जिसके हमने गुणांकों को बराबर किया है 1, उसके दोनों में चिन्ह कैसे हैं, यहां पर भी चिन्ह प्लस का है यहां पर भी चिन्ह प्लस का है। तो जब चिन्ह समान है तो हमारा स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में हम दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये होगा तुम्हारा कितना, x माइनस वाई बराबर 26। मुझे ये घटाने का ये वाला तरीका सबसे अच्छा लगता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और x माइनस 3y बराबर 0, दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक लिख लो, ठीक है, और उसके बाद इसे ऐसे सॉल्व करो।
ठीक है, उसके बाद इसे ऐसे सॉल्व करो। ठीक, तो अपने पास कितना आएगा, देखो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का जीरो माइनस हो जाएगा, जीरो के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर ये चिन्ह क्यों बदलते हैं हम, तो देखो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को माइनस करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, LHS में x माइनस वाई माइनस इधर का LHS x माइनस 3y बराबर 26 माइनस 0। तो तुम देखोगे कि जब तुम इन्हें माइनस करोगे तो जो नीचे वाली समीकरण है उसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तुम अभी भी यहां भी देख सकते हो, जब तुमने इन दोनों समीकरणों को माइनस करा इस तरीके से भी LHS माइनस LHS और RHS माइनस RHS, ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम देखोगे तो तुम्हारे जो चिन्ह थे, नीचे वाली समीकरण के जो चिन्ह थे वो बदल गए, है ना। तो हम जब इसकी जगह इस तरीके से करते हैं तो हम अपने आप से चिन्ह बदल देते हैं। किस केस में, जब हम एक समीकरण को दूसरी समीकरण से घटाते हैं। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं तब कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो देखो अब तुमने चिन्ह बदल दिया तो क्या होगा, सबसे पहले x माइनस एक्स 0, ठीक है, माइनस वाई प्लस 3y, माइनस वाई प्लस 3y कितना हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 3y हो जाएगा हमारा 2y, और 26 माइनस 0, 26 माइनस 0 कितना हो गया आपका 26, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 13 दूनी 26, y का मान आ गया 13, y का मान आ गया 13। स्टेप नंबर 2 खत्म। मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 2 में किसी एक चर का मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आया तो जो समीकरण बनेगी तुम्हें वो चेक करनी पड़ेगी कि भैया वो सही है या गलत है। अगर सही है तो तुम्हारे अपरिमित रूप से अनेक हल, और अगर गलत है तो भैया यानी कि कोई हल नहीं होगा। अब y का मान 13 आ गया। मैंने पहले ही बोला था कि स्टेप नंबर 3 प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों के लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। क्या करो, इस y के मान को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा y का मान, पिछली बार समीकरण 2 में रखा था ना, इस बार समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी में भी रखो। समीकरण 1 में क्या थी, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26 के, माइनस का 13 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 26 प्लस 13, यानी कि x का मान आ गया कितना 39। ये लो भैया, तो तुम देख सकते हो कि चाहे मैंने क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से किया हो तब भी आंसर y का मान 13 और x का मान 39 आया था, और चाहे मैंने क्वेश्चन को विलोपन विधि से किया हो तब भी हमारा y का मान 13 और x का मान 39 आया है। तो बेटा इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि मेरे लाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए विधि जो है वो मैटर नहीं करेगी, आपका आंसर चारों ही विधियों से बिल्कुल सेम आने वाला है, चाहे वो विलोपन हो, चाहे वज्रगुणन हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, और चाहे ग्राफीय हो। ठीक है, चारों विधि से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि कौन सी विधि से हल करना है, तो जो विधि तुम्हें बेस्ट आती हो, सबसे अच्छी आती हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि इसमें तो मैं गलती करूंगा ही नहीं, उसी विधि से हल करना। ठीक है, चलो तो अब हम आ जाते हैं किस पर, हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस 4y बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल हैं। तो तुम्हें समीकरण दे रखी है यहां पर, पहली समीकरण है 2x, जल्दी से तुम भी आंसर करो और मुझे बताओ कमेंट में क्या आंसर होगा। 2x माइनस 4y बराबर 6 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो अब देखो बच्चों, विलोपन विधि से हल करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करो। तो देखो पिछली बार हमने x का गुणांक बराबर किया था, वो तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था। इसमें हमारा x का गुणांक भी अलग है, y का गुणांक भी अलग है, तो हमें गुणांकों को बराबर तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो अगर मैं समीकरण में 2 से गुणा कर दूं, नीचे वाली समीकरण 2 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहां पर हमारा x का गुणांक बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2x हो जाएगा माइनस 2y और 4, y का गुणांक तो बराबर हो नहीं रहा, x का बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दूं तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। चलो समीकरण 2 में 4 से गुणा करते हैं। समीकरण
2 में 4 से गुणा करने पर, तो भाई समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 4y बराबर 4 गुणा 4 हो गया 16। ये बन गई समीकरण 3। और अब तुम देख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में तुम्हारा जो y का गुणांक है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी समीकरण में जो चर के गुणांक होते हैं उन्हें बराबर करते हैं। तो यहां पर y का गुणांक तुम देख सकते हो तुम्हारा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो ये हो गया कि चर के गुणांकों को बराबर कर लिया किसी एक चर के। अब इन्हें या तो आपस में जोड़ दो या आपस में घटा दो। तो क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था जिस चर के गुणांकों को बराबर किया है अगर उसके चिन्ह समान हैं तो आपस में घटेंगे और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो आपस में जुड़ेंगे। तो यहां पर तुम देखोगे दोनों के ही चिन्ह कैसे हैं, आपका समीकरण 1 और समीकरण 3 जहां पर तुमने चर के गुणांकों को बराबर किया है वहां पर दोनों के ही चिन्ह माइनस है, यानी कि दोनों के ही चिन्ह समान है, तो दोनों को आपस में घटा दो। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करो या समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करो, आंसर सेम ही निकल कर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो भाई, ये हो गया आपका 2x माइनस 4y बराबर कितना 6, और तीसरी समीकरण है 4x माइनस 4y बराबर 16। ठीक है, समीकरण माइनस कर रहे हैं, माइनस करते हुए क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 4x, तो 2x माइनस 4x करेंगे तो आ गया माइनस के 2x। ठीक है, माइनस 4y प्लस 4y हो गया 0, माइनस 4y प्लस 4y 0 हो गया बराबर 6 माइनस 16, तो 6 माइनस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10। ठीक है, अब माइनस का 2 जो है वो इधर भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास x का मान आ गया माइनस 10 बटे माइनस 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 5। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में एक चर का मान निकल कर आ गया, x का मान 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वैसे तो मुझे जरूरत भी नहीं लग रही अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, x का मान 5 ऑप्शन नंबर बी है केवल, जहां पर x का मान 5 दिया हुआ है। खत्म क्वेश्चन। क्यों निकालूं मैं y का मान, क्या जरूरत पड़ी है जब मुझे एक ही क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टाइम बचाओ, सीधी सी बात है। तुम्हें पता लग गया x का मान 5 आ रहा है, x का मान 5 केवल एक ही ऑप्शन में था। अगर तुम y का मान निकालते पहले तो तुम्हें कंफ्यूजन होता कि ऑप्शन ए हो या ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों में y का मान एक है। लेकिन यहां तो भैया क्या है, यहां तो तुम्हें डायरेक्टली x का मान 5 मिल गया, x का मान 5 तो केवल एक ही ऑप्शन में है। तुम्हें निकालना है y का मान तो निकाल लो, y का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं समीकरण किस में रख रहा हूं, मैं समीकरण 2 में रख देता हूं y का मान उठाकर, ये लो भाई तुम्हारी खुशी के लिए। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में क्या होगा भाई, x का मान समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि 5 माइनस वाई बराबर 4, 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये हो गया माइनस 1 के, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान निकल कर आ गया 1। खत्म क्वेश्चन, वाई का मान निकल कर आ गया 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये लो भाई, वाई का मान 1, तो वो तो पहले ही पता था हमें वाई का मान 1 आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर बी अभी भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो भाई, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो टाइम बचाने की कोशिश करना, फालतू में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें आधे क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम किसी भी विधि से हल कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि कौन सी विधि से हल करना है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब देखो,
तुम्हें क्या बोल रहा है, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करने को बोल रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो मेरे लाल यहां पर सिंपल सी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, एक आध बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले तुम इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालोगे, उस x और y के मान को उठाकर इस समीकरण में रखोगे और फिर तुम्हें मिलेगा तुम्हारे m का मान जो कि फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो भाई आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और दूसरी है मेरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, यह है समीकरण नंबर 2। इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लो, और अगर यहां पर तुम ध्यान दोगे तो पहले से ही x का जो गुणांक है वो बराबर है, दोनों ही जगह पर x का गुणांक 2 है, तो हमारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या करेंगे सिंपल, दोनों चर का गुणांक 2 है वो भी प्लस का, दोनों जगह पर प्लस है, चिन्ह सेम है, दोनों समीकरणों को आपस में घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2, तो अपने पास होगा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे बच्चों, यहां पर ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 2x हो गया 0, 3y प्लस 4y हो गया 7y। ठीक है, और आपका 11 प्लस 24 हो गया कितना, 35। ठीक है, भाग करेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया आपका 5, y बराबर 5 आ गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब क्या करो, स्टेप नंबर 3, इस मान को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। ठीक है, तो y का मान, देखो ये लाइनें जो हैं जो तुम लिखते हो ना कि y का मान इस समीकरण में रखा है, हमने समीकरण 1 या समीकरण 2 उठाई है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया है, ये लाइनें लिखनी जरूरी क्या है बेटा, यही टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस बनाती है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट बोलता है कि सर क्वेश्चन तो मैं भी करके आया था, मुझे 5 में से 4.5 नंबर मिले हैं, जबकि जो टॉपर है उसे 5 में से 5 मिले हैं। मेरे लाल, उसने हर एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सी प्रमेय लगाई है, ठीक है, कौन से उसने स्टेप लिखे हैं, जो जो स्टेप उसने करे हैं वो स्टेप वहां पर लिखे हैं, कौन सी समीकरण को कौन सी समीकरण में से घटाया है, किस समीकरण में किससे गुणा करी है, किस समीकरण में क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, वो सारी चीजें वहां पर उसने लिखी हैं। तो टीचर को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं, उसने मजे मजे में पूरी कॉपी चेक कर दी है उसकी। ठीक है, अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा भी ना तो वहां पर भी लीनियंसी मिल गई होगी उसे, क्योंकि उसकी कॉपी चेक करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन तो तुम्हारी। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें थोड़ा चीजों को स्पेसिफिकली करके बता देना कि क्या क्या तुमने किया है। तो y का मान उठाकर हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। तो y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना होगा, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3y, तो 3 गुणा y का मान है 15 बराबर 11 के, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी 3 का मान है 5, गलती से मैंने 15 बोल दिया, y का मान है 5, तो 3 पंजे 15, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 15, तो हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 4 के, तो x बराबर हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया माइनस के 2। ये लो भैया, x का मान माइनस के 2, y का मान 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तुम लोगों को चेक करना है तो तुम चेक भी कर सकते हो, 2 गुणा माइनस 2, माइनस के 4 और 15 कितना होगा, -4 प्लस 15 11, समीकरण 1 संतुष्ट। दूसरा -4 और -20, तो -4 -20 माइनस के 24, समीकरण 2 भी संतुष्ट। तो हमारा x का मान कितना आ रहा है, 5, सॉरी x का मान -2, y का मान 5 आ रहा है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का आधा आंसर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है y बराबर mx प्लस 3, x बराबर y बराबर mx प्लस 3 हो तो देखो भाई, y बराबर mx प्लस 3 में हमारा x बराबर -2 व y बराबर 5 रखने पर आपका m का मान क्या होगा वो निकाल लो।
तो देखो ये हो जाएगा y का मान है 5 बराबर m गुणा x का मान है -2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा +3, इधर आकर माइनस का हो गया तो अपने पास आ गया -2 गुणा m बराबर 5 - 3। ठीक है, प्लस का 3 इधर आ गया, -2 की गुणा m में करेंगे तो -2m। तो -2 गुणा m बराबर 5 - 3, तो -2m बराबर कितना हो गया, ये हो गया 5 - 3 आ गया 2, -2 इधर भाग में जाएगा, m का मान आ गया 2/-2, 2 एकम 2, यानी कि m का मान हो गया -1। ये लो भैया, m बराबर -1 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या है, कैसे हम विलोपन विधि से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको? चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। आ जाओ। तो देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात हमें क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाने और उनके हल ज्ञात करने। ठीक है, तो पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण युग्म बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं तुम्हें वज्र गुणन विधि भी समझा दूंगा हाथों हाथ। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हें वज्र गुणन विधि भी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके पुत्र की आयु यहां पर 2 बार आ गया तो इसे काट देना। ठीक है, जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो सीधी सी बात है, हमें पहले क्या करना है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चर चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि 90% केसेस में जो चीज निकालनी होती है उसे ही चर मान लेते हैं। तो देखो भाई, हम क्या करेंगे, हमें जो चीज निकालनी है हम उसे ही चर मानेंगे। तो हमारा जो जेकब की आयु है उसे ही हम क्या मान लेंगे, हमारा, हमें वर्तमान आयु निकालनी है ना इनकी, तो जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर है x के, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है y के। ठीक है, जेकब की वर्तमान आयु x हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु y हो गई। अब इन्होंने जो संबंध दे रखे हैं क्वेश्चन में बच्चों, संबंध बताने के लिए जो इन्होंने संबंध दे रखे हैं उनमें से कोई सा भी संबंध इन्होंने वर्तमान आयु में नहीं दिया है। इन्होंने जो हमें संबंध दिए हैं वो दिए हैं किसमें, वो दिए हैं हमारा सिंपल किसमें भाई, हमारा या तो 5 वर्ष बाद या फिर 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। ठीक, तो अब तो भाई दिक्कत है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फ्यूचर और पास्ट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, जेकब की आयु। तो देखो अगर अभी तुम 10 साल के हो तो अब से 5 साल बाद कितने साल के होगे, 10 + 5 यानी कि 15 साल के। ठीक है, तुम अगर अभी 12 साल के हो तो अब से 5 साल बाद कितने साल के होगे, 12 + 5 17 साल के। सेम अगर अभी जेकब x साल का है तो वो 5 साल बाद कितने साल का होगा, x + 5 वर्ष का। ठीक है, वहीं उसका जो पुत्र है वो कितने साल का होगा, वो अभी कितना है, वो अभी कितना है भाई, y का है, तो 5 साल बाद y + 5 का हो जाएगा।
ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब कर दो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, पहली सिचुएशन, पहली समीकरण, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है, 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है यानी कि x प्लस 5, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x प्लस 5 है, ये अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5, उसकी कितनी हो जाएगी बच्चे, उसकी 3 गुनी हो जाएगी, सिंपल। तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास आ गया x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 × 15, उठाकर इधर ले आओ तो x प्लस 5 प्लस 3y इधर आकर माइनस 3y हो गया, प्लस 15 इधर आकर माइनस 15 हो गया, बराबर 0। ठीक है, बल्कि 15 को इधर ही रखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और 5 को उठाकर इधर ले जाओ, 5 को उठाकर इधर ले जाओगे तो ये हो गया x माइनस 3y और 15 माइनस 5 यानी कि आ गया x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। तुम अगर 15 को उठाकर इधर भी ले आओगे गलती उसमें भी नहीं है, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि चर एक तरफ हो जाए, अचर एक तरफ हो जाए, ताकि हमारा जो विलोपन विधि है वो लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि पहले में तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, दूसरी वाली में वो बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व की, यानी कि अब से 5 साल पहले। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु देखो भाई, तो 5 वर्ष पूर्व, तो इसे अपने आप से रिलेट करके करोगे तो ज्यादा एक्यूरेटली कर पाओगे। तुम अगर अभी 10 साल के थे तो अब से 5 साल पहले कितने साल के होगे, सीधी सी बात है, 10 माइनस 5, 5 साल के। अगर तुम अभी 12 साल के थे तो अब से 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 12 माइनस 5 कितने साल के हो गए भाई, 7 साल के। तो सेम अगर जेकब अभी x साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, डायरेक्टली अपना आ जाएगा कितना, x माइनस 5, और आपका जो उसका पुत्र है वो हो जाएगा कितना, y माइनस 5। अब प्रश्न में देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो यानी कि आपका जेकब की आयु प्रश्नानुसार जेकब की आयु यानी कि आपका x माइनस 5 उसकी पुत्र की आयु यानी कि y माइनस 5 की 7 गुनी थी, तो 7 गुना y माइनस 5। ठीक है, हल करेंगे तो ये कितना हो गया, x माइनस 5 7y माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, y को उठाकर इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। तो ये हो गया हमारा x माइनस 7y माइनस के 30। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण हमारे सामने आ गई, समीकरण 1 भी है, ठीक है, ये रही x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 भी है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, दोनों समीकरण तैयार हैं, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या किया जाएगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सीधा सीधा यहां पर क्या लगाएंगे भाई, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। और अगर आप नोटिस करो तो आपके पास पहले से ही जो x का गुणांक है वो बराबर है, यहां पर x का गुणांक 1 है, यहां पर x का गुणांक 1 है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, दोनों के ही चिन्ह प्लस के हैं, तो डायरेक्टली समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, क्योंकि चर के गुणांक तो पहले ही बराबर है। तो स्टेप नंबर 1 तो पहले ही कंप्लीटेड है, स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं डायरेक्टली। तो x प्लस 3y x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है ये हमारी। ठीक है, समीकरण 2 है हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, सबसे पहला काम चिन्ह बदला जाएगा नीचे वाली समीकरण का, क्योंकि घटा रहे हैं, तो x माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स 0 हो गया, x माइनस एक्स 0 हो गया, माइनस 3y प्लस 7y, माइनस 3y प्लस 7y हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 3y प्लस 7y हो जाएगा हमारा प्लस के 4y बराबर
10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30 हो जाएगा 40। 4 से भाग करेंगे, 4 धाम 40, तो y का मान निकल कर आ गया 10। तो y का मान 10 आ गया। y का मान, y मतलब क्या था हमारा? y था पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो आ गई 10 साल। ठीक है, अब आगे देखो, y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो या y का मान उठाकर कहां पर रख दो? समीकरण 2 में। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 3y, y का मान है 10 बराबर 10 के। ठीक है, तो x माइनस 30 बराबर आ गया 10 के। माइनस 30 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया? x का मान आ गया 40। तो भैया जेकब की वर्तमान आयु थी x, जो कि हो गई 40। ठीक है, तो जेकब की वर्तमान आयु आ गई हमारी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ गई हमारी 10 वर्ष। ठीक है, क्या ये करेक्ट है? दोनों कंडीशन में ट्राई करके देख लो। पहली कंडीशन क्या थी कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 साल बाद जेकब 45 साल का होगा, उसका पुत्र 15 साल का होगा। तो तुम देख सकते हो जो 45 है वो 15 का 3 गुना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले जेकब 40 माइनस 5 35 साल का होगा, उसका पुत्र 10 माइनस 5 5 साल का होगा। ठीक है, तो आप तुम देख सकते हो कि 35 जो है वो 5 का 7 गुना है, यानी कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी 5 साल पहले। ठीक है, तो हमारे दोनों ही आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से करेक्ट आ गए। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं हल करता हूं किससे? अगर इसी क्वेश्चन को मैं हल करता हूं अपना वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि ये बोलती है कि डायरेक्टली आप किसी समीकरण को हल करने के लिए आप एक डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सूत्र क्या है? x बटे b1 इंटू b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1 बराबर y बटे c1 गुणा a2 माइनस c2 गुणा a1 बराबर 1 बटे a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1। अब ये a1 b1 c1 आपको दोनों समीकरण जो आपकी होंगी उनसे तुलना करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यार सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद कौन करेगा? मत याद करो, मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है। मेथड है डायरेक्ट एक। क्या मेथड है? आ जाओ समझाता हूं। ये रहा मेथड। सबसे पहले क्या लिखो? x लिखो। ठीक है, x के नीचे b1 b2, पहले x लिखो, y लिखो और 1 लिखो। x के c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा? सबसे पहले x अपॉन में b1 गुणा c2 b2 गुणा c1 क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, x अपॉन में b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1, y अपॉन में c1 गुणा a2 c2 गुणा a1। ठीक है, और 1 अपॉन में a1 गुणा b2 a2 गुणा b1। अब सर इससे मान कैसे निकलेगा? ये तो आपने बता दिया, लेकिन इससे मान कैसे निकलेगा? मेरे लाल, x का मान निकालना है तो इसकी और इसकी तुलना कर दे, y का मान निकालना है तो इन दोनों की तुलना कर दे, खत्म क्वेश्चन। देखो, मैं क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें कराया है उसी को ही सॉल्व करता हूं इससे। ठीक है, दोनों समीकरण क्या थी हमारी? पहली समीकरण थी मेरी, देखो हमें समीकरण चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, मतलब एक साइड 0 और बाकी सारा सामान एक साइड। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी? x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको उठाकर एक तरफ ले आएंगे। x माइनस 3y बराबर 10 था, बराबर 10, 10 इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था? हमारा दूसरा था x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 इधर आकर प्लस के 30 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब देखो भाई, पहले समीकरण की तुलना किससे करो? समीकरण 1 की तुलना, ये चीज लिख लेना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, क्योंकि हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 चाहिए, अपने पास क्या आएगा, देखो भाई ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी तुलना तुम्हें करनी है किससे, इसकी तुलना तुम्हें करनी है A1x B1y और C1 बराबर 0 से। तो मैंने तुम्हें बताया था गुणांकों के मान हमेशा चिन्ह के साथ आते हैं, तो x का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, y का गुणांक है यहां पर B1 और यहां पर y का गुणांक 3 नहीं है, -3 है, तो y1 का मान हो गया तुम्हारा -3 और C1 का मान हो गया -10। यहां पर अगर तुम देखोगे ये हो जाएगा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, तो अपना A2 का मान हो गया 1 क्योंकि x का गुणांक है 1, B2 का गुणांक हो जाएगा -7 यानी कि y2 बराबर हो गया -7 और C2 बराबर हो जाएगा हमारा +30। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ चुके हैं, ठीक है। यहां पर ये गलती से मैंने y1 लिख दिया, ये y2 B1 और B2 होंगे, ठीक है। अब क्या करना था, सबसे पहले जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे x y और 1, ठीक है। उसके आगे B1 B2, तो B1 और B2 का मान कितना है, -3 माइनस के साथ B1 B2। उसके बाद C1 C2, जो तुम्हारा लाइन है, जो सीक्वेंस है वो याद रखना, सबसे पहले B1 B2 फिर C1 C2, तो C1 C2 कितना है, C1 C2 है -10 और 30, -10 और 30। उसके बाद A1 A2, A1 A2 दोनों है 1 1 1 और 1, और उसके बाद वापस से B1 और B2, तो -3 -7 हो गया तुम्हारा काम, तुमने ये लिख लिया, तुम्हारा वज्र गुणन विधि हो गई कंप्लीट। देखो अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा x, सबसे पहले x बटे में क्या करेंगे भाई, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, B1 गुणा C2 माइनस B2 गुणा C1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -3 की गुणा 30 में करेंगे तो ये हो गया कितना, -90, ठीक है, -7 की गुणा -10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +70 बराबर y बटे, फिर से वही काम, इन भाई साहब की गुणा इसमें और इन भाई साहब की गुणा इसमें, ठीक है। -10 की गुणा 1 में करेंगे तो -10 और -30 की गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे तो -30, बीच में माइनस आएगा, ध्यान रखना, पहले B1 गुणा C2 माइनस B2 गुणा C1, ठीक है। ऐसे ही C1 गुणा A2 माइनस C2 गुणा A1, तो -10 की गुणा 1 में करी तो -10, -30 की गुणा 1 में करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है, बराबर 1 बटे, फिर से वही केस, 1 की गुणा -7 में करेंगे माइनस के साथ, माइनस 1 की गुणा -3 में करेंगे -3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इन भाई साहब को और इन भाई साहब को बराबर कर दो, कर दो भाई, तो ये हो जाएगा x बटे -90 -70 -160 बराबर 1 बटे -7 माइनस माइनस प्लस के 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 बटे -7 + 3 -4 आ गया, ठीक है। -160 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, -160 की गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया -160 बटे -4, माइनस से भाग करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये आ गया x का मान कितना निकल कर, x बराबर आ गया तुम्हारा 40, x बराबर आ गया 40, x का मान 40 आ गया, ठीक है। y का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर कर दो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो भाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y बटे कितना था, -10 -30 -40 बराबर 1 बटे कितना होगा, ये तो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -7 + 3 कितना हो जाएगा, -4, है ना,
-40 इधर जाएगा, y का मान आ गया कितना, -40 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 धाम 40, y का मान आ गया 10। तो तुम देख सकते हो कि चाहे तुम क्वेश्चन को विलोपन से करो, चाहे क्वेश्चन को तुम वज्र गुणन से करो, आंसर तब भी कितना 10 और 40 ही आया है। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी वज्र गुणन विधि और इसके साथ तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराई नहीं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन होते हैं। मेरे लाल समरी सीरीज में तुम्हें केवल समरी दी जा रही है एक चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मास्टर 30 में हो रही है, जहां पर 30 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, तो वो भी आने वाला है, उसके लिए रेडी रहना। ठीक है, तो सारे बालक आई होप तैयार होंगे, मास्टर 30 आने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, इस वीडियो के बाद वही आएगा अगला। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना, वहां पर हम 30 क्वेश्चन करेंगे, किस पर बेस्ड, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करो, मास्टर 30 से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बालक अपना ध्यान रखो। ठीक, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।